हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंजल्स एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज देखेंगे सितंबर मेगा टेस्ट का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 1, टू इक्वल masses m1 and m2 moving along the same straight line with velocities plus 3 meter per second and minus 5 meter per second respectively collide elastically, their velocities after the collision will be। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे दोनों मास आपको इक्वल दिए हुए हैं, साथ साथ किस तरह का कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन है, जिसको हम गुजराती में स्थितिस्थापक अकड़ामन बोलते हैं, राइट। तो हम जानते हैं कि अगर दोनों मास इक्वल हैं और कोलिजन इलास्टिक है तो ये दोनों वेलोसिटीज़ क्या हो जाएंगी, इंटरचेंज हो जाएंगी। मतलब कि जिसकी वेलोसिटी +3 उसकी वेलोसिटी -5 हो जाएगी, और जिसकी -5 थी उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, +3 हो जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंगली देखें तो हमारा जो आंसर है वो क्या बनेगा, -5 मीटर पर सेकंड एंड +3 मीटर पर सेकंड। मतलब ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। Bullet of mass A and velocity B is fired into a large block of mass C. The final velocity of the system। तो देखिए यहाँ पे आप सीधा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो अगर फॉर्मूला लिखें m1u1 प्लस m2u2, अब ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे में एम्बेड हो जाएंगे, मतलब कि एक ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। तो दोनों के मास का एडिशन कर देंगे m1 प्लस m2, और मान लीजिए फाइनल वेलोसिटी है v। m1 मतलब बुलेट का मास जो कि आपको a दे रखा है, उसकी वेलोसिटी है b, प्लस m2 मतलब ब्लॉक का मास ले लेंगे जो c है, और ब्लॉक इनिशियली क्या है, रेस्ट पे, उसकी वेलोसिटी हम ले लेंगे 0। दोनों अगर ऐड हो जाते हैं मतलब कि उनके मास क्या हो जाएंगे, a प्लस सी इंटू वी। वी को आप सब्जेक्ट बना दोगे तो आपको फाइनली आंसर मिलेगा ए बी अपॉन ए प्लस सी। मतलब कि ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। देखते क्वेश्चन नंबर 3। हर क्वेश्चन में आपको एक फिगर दी हुई है जिसमें सिस्टम ए से बी तक जा रही है अलग अलग पाथ पे। तो आपको बोला होगा इफ़ W1 W2 एंड W3 रिप्रेजेंट्स द वर्क डन इन मूविंग पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी अलॉन्ग 3 डिफरेंट paths 1 2 3 respectively as shown in figure, in the gravitational field of point mass m find the correct relation between W1 W2 and W3। देखिए यहाँ पे आपको स्पेसिफाई किया हुआ है ग्रेविटेशनल फील्ड, और हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, और उसके अंडर में जो भी वर्क डन होता है वो पाथ से इंडिपेंडेंट होता है। मतलब कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसी भी पाथ से सिस्टम जाए वो ए से बी तक पहुँचे, कि इसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि तीनों पाथ पे जो वर्क डन है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब W1 इज इक्वल टू W2 इक्वल टू W3, मतलब ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4। A smooth sphere of mass capital M moving with velocity u directly collide elastically with another sphere of mass m at rest. After collision their final velocities are v and small v respectively। तो आपको स्मॉल v की वैल्यू यहाँ पे पता करनी है। तो देखिए इसमें भी हम फार्मूला जानते हैं सीधा फाइनल वेलोसिटी का, v इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2 प्लस नेक्स्ट ब्रैकेट में 2m1 u1 अपॉन m1 प्लस, देखिए इसमें u2 तो ज़ीरो है तो ये वाला जो पूरा टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी जो बचा है उसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। m1 मतलब ले लेंगे कैपिटल M, u1 मतलब ले लेंगे u अपॉन m1 मतलब कैपिटल M प्लस स्मॉल m। ऑप्शन के अकॉर्डिंगली आंसर लाने के लिए कैपिटल M को हम डिवीज़न के डिवीज़न में पुट कर देंगे और दोनों के डिवीज़न में सेपरेट कर देंगे। तो फाइनली हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 2u अपॉन 1 प्लस स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। देख लीजिए इस तरह का ऑप्शन आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। स्टूडेंट्स देखते क्वेश्चन नंबर 5। A ball of mass 10 kg is moving with velocity 10 meter per second. It strikes another ball of mass 5 kg, which is moving in the same direction with velocity 4 meter per second. If the collision elastic
द वेलोसिटीज आफ्टर द कोलिजन विल बी, तो इसमें भी ये फॉर्मूलेज आपको लगाने। v1 इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला बनेगा m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2। दूसरा फॉर्मूला हमारा रहेगा v2 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2। इसमें रिस्पेक्टिव वैल्यूज पुट कर कर आप सिंप्लीफाई करोगे तो फाइनली आपको आंसर मिलेगा 6 मीटर पर सेकेंड एंड 12 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बुलेट weighing 10 ग्राम एंड मूविंग विथ velocity 300 meter per second strikes a 5 kg block of ice and dropped it. The ice block is kept on smooth surface. The speed of block after the collision is blank semi per. इसमें सीधा आप लगा दीजिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंट m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। चलिए m1 की वैल्यू आपको 10 ग्राम दी, उसको केजी में कन्वर्ट करते हैं तो 10 इंटू 10 माइनस 3, उसकी वेलोसिटी आपको दे 300 प्लस आइस जो है वो रेस्ट पे है, वेलोसिटी ज़ीरो होने पे उसको भी ज़ीरो ले लेंगे, m1 v1 भी ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, m2 मतलब 5 और v2 आपको पता करना है। सिंप्लीफाई करने पे v2 की वैल्यू मिल जाएगी 3/5 मतलब 0.6 मीटर पर सेकेंड। अगर इसको सेमी पर सेकंड में कन्वर्ट करना है फिर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर निकल के आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। ए जो है हमारा है। 7 नंबर का क्वेश्चन। व्हेन टू बॉडीज कोलाइड इलास्टिकली देन, जब दो बॉडी एक दूसरे के साथ इलास्टिकली कोलाइड होती है तो क्या कंजर्व होता है, तो हम जानते हैं कि एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व होते हैं। ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। मेटल बॉल फॉल्स फ्रॉम हाइट 32 मीटर ऑन स्टील प्लेट इफ द coefficient of restitution is 0.5, to what height will the ball rise after second bounce? सेकेंड टाइम रीबाउंड होने के बाद वो कितनी हाइट तक पहुंचेगा, तो इसके लिए हम फॉर्मूले जानते हैं एच इज इक्वल टू, इसको एच एन बोल देते हैं, एच एन इज इक्वल टू एच ई टू पावर एन, जहाँ पे ई को हम रेस्टिट्यूशन कॉफिशिएंट बोलेंगे। एच एक्चुअल हाइट है जो कि 32 मीटर दे रखी है, रेस्टिट्यूशन कॉफिशिएंट की वैल्यू में दे रखी है 0.5, टू इंटू एन मतलब नंबर ऑफ रिबाउंड, तो आपको बोला है सेकंड रिबाउंड के बाद, मतलब इसको सिंप्लीफाई करोगे आप तो का जो आंसर है वो निकल के आएगा 2 मीटर, मतलब कि ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर है। 9th क्वेश्चन देखिए, बॉडी ऑफ मास 2 kg मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकंड कोलाइड हेड ऑन विथ बॉडी ऑफ मास 1 kg मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन विथ velocity of 4 meter per second. After collision, two bodies stick together and move with a common velocity, which in meter per second is equal to, तो यहाँ पे आप लगा दीजिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। पहले तो दोनों बॉडीज सेपरेटली मूव कर रही हैं तो उनके मोमेंटम हम सेपरेटली लिखेंगे, m1 प्लस m2 u2 इक्वल टू, अब दोनों बॉडी क्या हो जाती है, ठीक हो जाती हैं, तो दोनों के मास को हम ऐड कर देंगे m1 m2 इंटू, अब वेलोसिटी उसको v बोल देते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको अपोजिट डायरेक्शन दी, फर्स्ट पार्टिकल की जो मोमेंटम है वो 6 ले लेते हैं, सेकंड पार्टिकल की जो मोमेंटम है वो क्या हो जाएगी माइनस। क्यों, बिकॉज डायरेक्शन अपोजिट। m1 प्लस m2 आपका हो जाएगा 3 इंटू पी, सिंप्लीफाई करने पे आपको v मिल जाएगा 2/3 मीटर पर सेकेंड, मतलब जो है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10।
A ball hits the floor and rebound after inelastic collision. In this case, तो देखिए इस तरह के केस में क्या होता है, इस तरह के केस में जो टोटल मोमेंटम है वो कंजर्व होती है। तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन सी में हमें कुछ ऐसा दिखाई दे कि द टोटल मोमेंटम ऑफ द बॉल एंड अर्थ इज कंजर्व, बाकी कुछ कंजर्व नहीं होता, सिर्फ क्या होती है मोमेंटम कंजर्व। और 10th का हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या रहेगा, सी। 11 देखिए, दो स्टेटमेंट दिए। फर्स्ट स्टेटमेंट, टू पार्टिकल्स मूविंग इन द सेम डायरेक्शन डू नॉट लूज ऑल देयर एनर्जी इन कम्प्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन। ये करेक्ट स्टेटमेंट है, आपने थ्योरी में पढ़ा होगा। और स्टेटमेंट टू है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होल्ड्स ट्रू फॉर ऑल काइंड्स ऑफ, ये भी ट्रू है। और ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के, हम बोल सकते हैं कि कॉम्बिनेशन में ये एक दूसरे का रीजन प्रोवाइड, बोल सकते हैं कि दोनों ऑप्शन करेक्ट। स्टेटमेंट वन इज ट्रू, स्टेटमेंट टू इज ट्रू, एंड स्टेटमेंट टू इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन, मतलब कि ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। उसमें दिया पार्टिकल ऑफ मास एम मूविंग विद वेलोसिटी वी कोलाइड with stationary particle of mass 2. The collision they stick together and continue to move together with velocity length. तो इसमें भी आपको हमने ऊपर के क्वेश्चन में जिस तरह से सॉल्यूशन किया था उस तरह से सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 9 में, ठीक है। तो इसमें भी हम फॉर्मूला लगाएंगे m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2v। वैल्यूज पुट करेंगे तो आपका जो आंसर है वो निकल जाएगा v इज इक्वल टू वी बाई, सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, two solid rubber balls A and B having masses 200 and 400 gram respectively are moving in opposite direction with velocity of A equal to 0.3 meter per second. After collision the two body come to rest, then the velocity of, तो यहाँ पे भी लगा दीजिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, m1 u1 प्लस m2 u2। अब देखिए कोलिजन के बाद दोनों बॉडी रेस्ट पे आ जाती है, मतलब कि फाइनल मोमेंटम हो जाएगी जीरो। इसमें आप वैल्यूज पुट कर दीजिए। m1 आपको दिया है 200 ग्राम की वेलोसिटी है 0.3, m2 आपको दिया हुआ है 400 ग्राम की जो वेलोसिटी वो हमें फाइंड करनी। सिंप्लीफाई करने पे आपको यहाँ पे जो आंसर है वो मिलेगा ut इज इक्वल टू माइनस 0.15 मीटर पर सेकंड, मतलब कि ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट है। 14, perfectly elastic particle P and Q of equal mass traveling along the line joining them with velocities 15 meter per second and 10 meter per second. After collision their velocities respectively p। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सेम मास के पार्टिकल हैं और इलास्टिक कोलिजन है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि वेलोसिटीज़ क्या हो जाएंगी, इंटरचेंज हो, तो 15 की जगह 10 हो जाएगी और 10 की जगह 15 हो जाएगी। ये ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। 15 number, a body falls on surface of coefficient of restriction 0.6 from height of 1 meter, the body rebound to height of blank। तो यहाँ पे भी हम फॉर्मूला लगाएंगे एच एन इज इक्वल टू एच ई टू पावर 2n। चलिए एक्चुअल हाइट आपको दे रखी है 1 मीटर, कॉफिशेंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपको दिया हुआ है 0.6, 2 इंटू फर्स्ट रिबाउंड के बाद ही आपको निकालना है, मतलब कि एन की वैल्यू हम 1 पुट कर देंगे। सिंप्लीफाई करने पे आपको जो आंसर है 0. ऑप्शन डी जो है वो हमारा। देखते क्वेश्चन नंबर 16। इसमें बोला है इन HCl मॉलिक्यूल द सेपरेशन बिटवीन टू एटम इज 0.27 एंगस्ट्रॉम, वहाँ पे एंगस्ट्रॉम आएगा। द अप्रोक्सीमेट लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हाइड्रोजन इज ब्लैंक एंगस्ट्रॉम। आपको अज्यूम करना है कि क्लोरीन का मास हाइड्रोजन से 35.5 टाइम्स। देखिए मान लीजिए ये हाइड्रोजन का एटम है और ये है क्लोरीन का एटम, दोनों के बीच का सेपरेशन आपको दे रखा है 1.27 एंगस्ट्रॉम। आपको सेंटर ऑफ मास पता करना हाइड्रोजन एटम से, तो हाइड्रोजन को हम 0 पे मान लेते हैं, तो क्लोरीन का हाइड्रोजन से डिस्टेंस हो जाएगा 1.27 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा दिया आर सी एम का, आर सी एम इज इक्वल टू M1 R1 प्लस M2 R2।
या तो एक्स सी एम का लगाएंगे तो अभी चलेगा, क्योंकि ये एक वन डायमेंशनल फिगर है। एक्स सी एम का फॉर्मूला ले लेते हैं। एक्स सी एम इज इक्वल टू M1 x1 प्लस M2 x2 अपना M1 प्लस M1 x1 तो जीरो हो जाएगा, M2 मतलब मास ऑफ क्लोरीन इंटू x2 मतलब हम ले लेंगे 1.27 एंगस्ट्रॉम अपन M1 प्लस M2 मतलब कि MH प्लस MCl। इसको देखिए मैं साइड में सिंप्लीफाई करता हूँ। मास ऑफ क्लोरीन आपको दे रखा है 35.5 टाइम्स मास ऑफ हाइड्रोजन इंटू 1.27 डिवाइड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन को एज इट इज़ रखते हैं प्लस क्लोरीन का मास हाइड्रोजन से 35.5 टाइम्स है। देखिए तो ऊपर का टर्म एज इट इज़ रहेगा, नीचे का टर्म हो जाएगा 36.5 एम एच से एम एच कैंसिल कर देंगे। 35.5 इंटू 1.27 डिवाइड बाय 36.5, इसको सिंप्लीफाई करने पे हमारा जो आंसर है वो निकल के आएगा 1.24 एंगस्ट्रॉम। तो ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर। देखते 17। If a bomb is thrown at certain angle with horizontal and after exploding on the way the different fragment move in different direction then the center of mass, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अगर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास अपनी एक्चुअल पाथ को फॉलो करेगा। मतलब कि यहाँ पे जो उनका सेंटर ऑफ मास है वो पैराबोलिक पाथ को ही फॉलो करेगा। देख लीजिए पैराबोलिक पाथ कहाँ पे लिखा हुआ है, ऑप्शन ए में वुड मूव अलोंग द सेम पैराबोलिक पाथ। ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर। 18 नंबर, a pulley fixed to ceiling carries a string with blocks of mass m and 3m attached to its ends. Masses of string and pulley are negligible. When the system is released, its center of mass moves with what acceleration? तो देखिए इसमें मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था माइनस इंटू माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 का स्क्वायर इंटू M2 आप 3m ले लीजिए, M1 आप m ले लीजिए और इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो आपको आंसर मिलेगा माइनस G/4। ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर। तो पार्टिकल्स which are initially at rest moves towards each other under the action of their internal attraction. If their speeds are v and 2v at any instant, then the speed of center of mass of the system। देखिए यहाँ पे वो उनके म्यूचुअल अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे के नज़दीक आ, मतलब कि सिस्टम पे बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है। बाहर से कोई फोर्स नहीं लगेगा तो हम जानते हैं कि सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा, रेस्ट पे रहेगा। और सेंटर ऑफ मास अगर रेस्ट पे है तो उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, स्थिर। ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर। 20, two persons of mass 55 and 65 kg respectively are at opposite ends of a boat. The length of boat is 3 meter and weighs 100 kg. The 55 kg man walks up to the 65 kg man and sit with him. If the boat is in still water, the center of mass of the system शिफ्ट बाय ब्लैंकेट। तो देखिए सिस्टम का सेंटर ऑफ मास पूछा, सिस्टम के सेंटर ऑफ मास में तो हम जानते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे वो बंदा आगे चला वो पीछे गई, ठीक है। बट यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा है, इंटरनल फोर्स की वजह से जो भी मोशन हो रहे हैं वो हो रहे हैं। तो सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो तो रेस्ट पे है, पहले भी रेस्ट पे था अभी भी रेस्ट पे, मतलब कि सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का शिफ्टिंग पूछा जाए तो वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा। यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या रहेगा, ऑप्शन से। यहाँ पे किसी भी तरह का कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है आपको। चलिए देखते 21। कंसिडर अ टू पार्टिकल सिस्टम विथ particle having masses m1 and m2. If the first particle is pushed towards the center of mass through the distance d, by what distance should the second particle is moved so as to keep the center of mass at the same position? देखिए यहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला रखेंगे m1d1 प्लस m2d2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैं आपको रिस्पेक्टिव वैल्यूज पुट करनी है। फर्स्ट का मास है m1, का डिस्प्लेसमेंट है d, प्लस सेकंड का मास हम m2 ले लेते हैं और उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो हम सिंप्लीफाई करने पे
सिंप्लीफाई करने पे D2 निकल गया माइनस M1 M2 इंटू, माइनस को नेगलेक्ट कीजिए अभी क्योंकि यहाँ पे सारे मैग्नीट्यूड दिए हुए हैं, अकॉर्डिंगली देखें तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट रहेगा। 22 यहाँ पे आपको 4 पार्टिकल दिए गए हैं, उनके मास दिए हुए हैं M 2M 3M एंड उनके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आपको फिगर में शो की गई है। आपको पता करना है सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन पता करना है। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाएंगे ACM इज इक्वल टू M1A1 प्लस M2A2 प्लस A3 प्लस M4A4 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M4। तो देखिए मैं सीधी वैल्यूज पुट कर रहा हूँ यहाँ पे। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू फर्स्ट पार्टिकल का मास है M और उसका एक्सेलरेशन आपको किस डायरेक्शन में दिया होगा, वो है नेगेटिव वाई एक्स डायरेक्शन में, मतलब कि माइनस आई कैप हम ले सकते हैं, माइनस आई कैप प्लस सेकंड पार्टिकल का मास है 2m, तो उसका एक्सेलरेशन देखिए किस डायरेक्शन में दिया हुआ है, वो है पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, मतलब कि प्लस जे कैप प्लस 3m इंटू थर्ड पार्टिकल की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में आप देख सकते हैं, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, मतलब प्लस आई कैप प्लस 4m इंटू फोर्थ पार्टिकल का एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में, तो नेगेटिव वाई डायरेक्शन, मतलब कि माइनस जी कैप। अपन चारों मास का एडिशन करेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 10 है। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, m से सारे m को कैंसिल आउट कर दीजिए, तो यहाँ पे ऊपर हो जाएगा माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप डिवाइड बाय 10। 3 आई कैप माइनस आई कैप हो जाएगा 2 आई कैप और माइनस 4 कैप प्लस 2 जे कैप हो जाएगा माइनस 2 जे कैप अपॉन 10। 10 को दोनों के डिवीजन में सेपरेट कर देंगे तो 1/5 कॉमन निकल के आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा आई कैप माइनस जे कैप, यूनिट लगाएंगे मीटर पर सेकेंड। 1/5 आई कैप माइनस जे कैप का ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखा है, तो यहाँ पे A/5 है, ये सारे एक्सेलरेशन आपको ए दिए, तो मैं जस्ट यहाँ पे ए से मल्टीप्लाई करना चाहिए, यहाँ सब में ए मल्टीप्लाइड होगा और आंसर आएगा A/5 आई कैप। नंबर 23 यहाँ पे आपको एक यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर सीट दी हुई ABC का मास M है, उसकी लेंथ और ब्रेथ A और B दे रखी है। आपको पूछा है कि इफ शेडेड पोर्शन इज कट ऑफ देन द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। यहाँ पे हम इतने पार्ट को रिमूव कर देंगे। अब देखिए बाकी का जो पार्ट है उसका मास कितना हो जाएगा, पूरे का मास है M का 1/4 पार्ट हमने रिमूव कर दिया तो 3/4 पार्ट बचा, मतलब कि सारी सीट्स का मास हम M/4 कंसिडर कर सकते हैं। इसका भी M/4 हो जाएगा, इसका भी M/4 हो जाएगा, इसका भी M/4। तो हम यहाँ पे दो सीट्स कंसिडर करेंगे, एक तो ये वाली सीट और एक ये वाली सीट नीचे वाली। ये AHOE से जो सीट को शो किया उसका सेंटर ऑफ मास देखें तो उसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, उसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा A/4, ओके, और वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3B/4। और नीचे वाली जो सीट है DFCGOE, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कहीं पे होगा, उसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा A/2 और वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा B/4। अब हमें क्या करना है, सिंपली हमारा जो RCM का फॉर्मूला है वो लगाना है। RCM इक्वल, आप इन दोनों प्लेट्स को अलग अलग कंसिडर करके भी कर सकते हो, इसको आप अलग ले लो और इसको भी अलग ले लो और इनका सेंटर ऑफ मास लिखकर फिर RCM के फॉर्मूला में पुट। देखो फर्स्ट टर्म बन जाएगा हमारा M/4 और उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे A/4 B/4 प्लस सेकंड M/4 और उसके कोऑर्डिनेट्स A/4 और
3b/4 प्लस थर्ड प्लेट, उसका मास m/4, उसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 3a/4 एंड b/4। डिवीजन में तीनों प्लेट्स के मास का एडिशन करोगे, वो हो जाएगा 3m/4। m से सारे m कैंसिल आउट कर दो, फिर सिंप्लीफाई करने पे फाइनली आपको जो आंसर है वो मिलेगा 5a/12, 5b/12। होप यहाँ पे आप सिंप्लीफिकेशन कर लोगे, के अकॉर्डिंगली देखें तो हमारा जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है। देखते क्वेश्चन नंबर 24। Two blocks of mass 10 and 30 kg are placed on same straight line with coordinate 0, 0 and x0 centimeter. Block of 10 kg is moved on the same line through a distance of 6 cm towards other block. The distance through which the block of 30 kg must be moved to keep the position of center of mass unchanged. देखिए यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे m1d1 प्लस m2d2 इक्वल टू 0। m1 मतलब आप ले लो 10 kg, d1 आप ले लो 6 प्लस m2 आप ले लो 30 और d2 आपको पता करना है इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करने पे d2 निकल के आएगा आपका -2। अब माइनस आ रहा है, इसका मतलब कि हमें इस पार्टिकल को, फर्स्ट पार्टिकल को जिस डायरेक्शन में मूव किया उससे अपोजिट डायरेक्शन में मूव, क्योंकि 2 सेंटीमीटर हमें क्या करना पड़ेगा, उसके नज़दीक लाना पड़ेगा। तो देखिए 2 सेंटीमीटर टूवर्ड्स द 10 kg ब्लॉक, मतलब कि ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। A particle of mass m is thrown horizontally from top of tower and another particle of mass 2m is thrown vertically upward. The acceleration of center of mass is। तो देखिए इन दोनों पार्टिकल के जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g के इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ACM का फॉर्मूला लगाएंगे m1a1 प्लस m2a2 अपन m1 प्लस m2, ठीक है। दोनों पार्टिकल्स के मास आपको दे रखे हैं क्वेश्चन में, दोनों के मास स्मॉल m लेने, ओके सॉरी, एक का स्मॉल m है और दूसरे का 2m है। सीधा यहाँ पे पढ़ते हैं m1a1 मतलब -g प्लस m2a2 मतलब कि 2m इंटू -g अपॉन m1 प्लस m2 मतलब m प्लस 2m हो जाएगा 3m। ऊपर का टर्म बनेगा -3mg अपॉन नीचे का टर्म बनेगा -3m, 3m से 3m कैंसिल हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा माइनस को यहाँ पे अभी आप नेगलेक्ट कर दो, वो डायरेक्शन का है, हमें तो सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है, तो मैग्नीट्यूड क्या निकल के आएगा, ऑप्शन ए मतलब कि 26 figures of composite system of two uniform rod of length as indicated, then the coordinate of the center of mass of this। देखिए इस रॉड की लेंथ आपको l दे रखी, इसकी 2l है, मतलब इस एक्स एक्सिस पे जिसको पुट किया उसका मास आप m ले लोगे, तो वाई एक्सिस पे जिसको पुट किया उसका मास आपको क्या लेना पड़ेगा, 2m। चलिए यहाँ पे आप लगा दिए सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला RCM इक्वल टू m1r1 प्लस m2r2 m1 मतलब हम ले लेंगे m, r1 मतलब उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, देखिए वो x एक्सिस पे और उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कहीं पे होगा, मतलब कि ओरिजिन से l/2 डिस्टेंस में, तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 प्लस दूसरे रॉड का मास है 2m, तो x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो y कोऑर्डिनेट देखिए y कोऑर्डिनेट उसका आ जाएगा l, क्योंकि पूरे रॉड की लेंथ 2l है, तो हाफ लेंथ क्या हो जाएगी l अपॉन m प्लस 2m मतलब 3m। तो सिंप्लीफाई करने पे आपका जो आंसर है वो आएगा l/6, एक्स कोऑर्डिनेट आएगा l/6 और वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा l/6। ऑप्शन सी जो है वो हमारा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27, यहाँ पे आपको लीनियर मास डेंसिटी दे रखी है, लेमडा इज इक्वल टू ए प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स, अल्फा और बीटा पॉजिटिव कॉन्स्टेंट है, तो आपको इस रॉड का सेंटर ऑफ मास पता करना है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आपको सेंटर ऑफ मास का जो फॉर्मूला है वो क्या लगाना होता है, एक्स एम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स डी एम अपॉन इंटीग्रेशन डी एम, ठीक है। इंटीग्रेशन एक्स डी एम की जगह हम क्या ले लेते हैं, लेमडा डी एक्स अपॉन इंटीग्रेशन लेमडा डी एक्स।
इंटीग्रेशन लैम्बडा की जगह आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो रख दीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स डी एक्स अपॉन इंटीग्रेशन इन अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम। इंटीग्रेट करना है आपको, इंटीग्रेशन की लिमिट्स ले लेना आप 0 to L डिफाइनाइट इंटीग्रेशन। इसको करने पे आपको आंसर है मिलेगा ऑप्शन बी में जो दिया हो, मतलब कि 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा L इंटू एल अपॉन 3 अल्फ़ा प्लस एल। ठीक है, आई होप कि आप ये इंटीग्रेट कर लेंगे स्टूडेंट। देखते हैं अपन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। 8 बॉम्ब ऑफ मास m is projected from the ground with speed v at angle theta with the horizontal. The maximum height of the ground is exploded into two fragments of equal mass. If one fragment comes to rest immediately after explosion, then the horizontal range of the center. तो देखिए यहाँ पे हम जानते हैं कि सेंटर ऑफ मास तो अपना वही पैराबोलिक पाथ फॉलो करे चाहे बॉम्ब एक्सप्लोड करना। तो इसमें सेंटर ऑफ मास के लिए हम जो रेंज है वो जो पैराबोलिक पाथ की रेंज होती है वही लेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन में रेंज का फॉर्मूला पड़ा, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, बट यहाँ पे यू की जगह वी दे रखा है तो वी स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय, मतलब ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। Question number 20. Two blocks of masses 5 and 2 kg are connected by spring of negligible mass and placed on frictionless horizontal surface. An impulse gives a velocity of 7 meter per second to the heavier block in the direction of the lighter block. The velocity of center of mass is blank meter. देखिए यहाँ पे दो ब्लॉक्स हैं, फाइव के जी को हम 7 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहे हैं, तो 2 kg यहाँ पे रेस्ट पे ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए पहले स्प्रिंग कंप्रेस होगी उसके बाद 2 मोशन में आएगा, बट हमें उतना ज़्यादा आगे सोचना नहीं, मतलब कि 2 अभी क्या है रेस्ट पे ही है। मतलब कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास m1v1 प्लस m2v2 अपन m1 प्लस m2 के अकॉर्डिंगली क्या आएगा, तो m1v1 आप देखिए 7 5 जा 35 प्लस 0 अपॉन 5 प्लस 2 हो जाएगा 7, 35/7 आता है 5 मीटर पर सेकंड, मतलब कि यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ मास निकल के आएगा 5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 30, यहाँ पे आपको एक सीट दी हुई है और बोला है कि अगर इसके सेंटर ऑफ मास के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का रेशियो n/9 है तो आपको n की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए यहाँ पे आप सीट को इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, एक ये पार्ट ले लीजिए, एक ये पार्ट ले लीजिए और एक ये नीचे वाला पूरा पार्ट ले लीजिए, मतलब 3 पार्ट हो रहे हैं सीट के। अब इसमें आपको इनके मास और इनके सेंटर ऑफ मास आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। टोटल मास आपको 10 kg दिया है, यहाँ पे 5 टुकड़े आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर नीचे वाली शीट को 3 पार्ट में डिवाइड करें तो इस तरह से होगी, बट उसको हम एक सिंगल शीट ही कंसिडर करेंगे। तो देखिए इसका मास हो जाएगा 2 kg, इसका मास भी हो जाएगा 2 kg और ये नीचे वाली शीट का मास हो जाएगा 6 kg। ठीक है, उनके सेंटर ऑफ मास आई होप कि आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। ठीक है, और फिर उसको आपको सेंटर ऑफ मास का जो फॉर्मूला है RCM में पुट करना है। यहाँ पे 3 टर्म बनेंगे, m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3 अपन m प्लस m2 प्लस m3। और फिर सिंप्लीफाई करने पे आपको x कोऑर्डिनेट मिलेगा 1.5 और y कोऑर्डिनेट मिलेगा 0. देखिए x और y कोऑर्डिनेट का जो रेशियो है वो आपको देके रखा है n/9 क्वेश्चन में। x आपको कितना मिला है 1.5, y आपको मिला है 0.9 इक्वल टू n/9। सिंप्लीफाई करने पे n की जो वैल्यू है वो आपको मिलेगी 15। ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। फर्स्ट, फाइंड द टॉर्क ऑफ फोर्स F इज इक्वल टू -3i कैप प्लस j कैप प्लस 5k कैप एक्टिंग एट पॉइंट R इज इक्वल टू 7i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। तो देखिए टॉर्क का मैंने आपको फॉर्मूला लिखा है, वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर R क्रॉस वेक्टर F। इसको आपको डिटर्मिनेंट की हेल्प से सॉल्व करना है। सॉल्व करने पे आपका जो आंसर है वो निकल के आएगा 14i कैप माइनस 38j कैप प्लस 16k कैप, मतलब कि
ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। देखो क्या आप डिटर्मिनेंट की मेथड जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, उसमें दिया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क अबाउट डायमीटर इज आई, its moment of inertia about axis perpendicular to its plane and passing through a point on its rim will be। देखिए आपको एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑलरेडी दे दी गई है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर, इसका फॉर्मूला हम जानते क्या होता है, एम आर स्क्वायर बाई 4, तो वो आई के इक्वल दिया, तो आप इसको आप लगा दीजिए इक्वेशन नंबर। अब आप जिस एक्सिस के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछी गई है उसके लिए आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दीजिए, आई डैश इज इक्वल टू आई सी प्लस एम डी स्क्वायर में आई सी आप ले लेंगे एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम इंटू दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा आर, तो आर का स्क्वायर सिंप्लीफाई करने पे ये हो जाएगा 3/2 एम आर स्क्वायर, और एम आर स्क्वायर की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में से 4i पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 6i, तो ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। 33, a thin circular ring of mass m and radius r is rotating about its axis with a constant angular velocity omega. Four objects each of mass m are kept gently to opposite end of two particular diameter of ring. The angular velocity of the ring will। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लगा देंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर, ठीक है। इस तरह की रिंग है, उसके डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स पे हम चार पार्टिकल को पुट कर देंगे स्मॉल एम मास के। अब ये सिस्टम की जो एंगुलर वेलोसिटी हो क्या होगी, तो आप यहाँ पे लगा दो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम L1 इज इक्वल टू L2। इनिशियली सिर्फ रिंग रोटेट कर रही थी तो उसकी एंगुलर मोमेंटम होगी आई ओमेगा। अब रिंग के साथ चार पार्टिकल भी मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो उनकी जो एंगुलर मोमेंटम है क्या हो जाएगी आई प्लस 4mr², और मान लीजिए नई मोमेंट नई एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डैश, तो सिंप्लीफाई करने पे आपको ओमेगा डैश इज इक्वल टू मिलेगा एम ओमेगा अपॉन एम प्लस 4m। 34, consider a uniform square plate of side A and mass m, the moment of inertia of this plate about an axis perpendicular to its plane and passing through one of its corner pits। देखिए यहाँ पे आपको एक स्क्वायर प्लेट दे रखी है, तो किसी एक कॉर्नर में से पास होने वाली एक्सिस के रिस्पेक्ट में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है, उसके सेंटर ऑफ मास में से पास होने वाली एक्सिस के रिस्पेक्ट में आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हो। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या लगा देंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम आई इज इक्वल टू आई सी प्लस एम डी स्क्वायर। आई सी क्या हो जाएगा हमारा एम स्क्वायर बाई 6, ये आप जानते हैं, प्लस एम इंटू डी मतलब दोनों एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि डायमीटर डायगोनल का हाफ होगा। डायगोनल का हाफ होता है L/√2, ठीक है। अब यहाँ पे L की जगह A है, A/√2, बट उसका स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा स्क्वायर बाय 6। एलसीएम लेने के लिए सेकंड टर्म को 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे और फिर सिंप्लीफाई करने पे आपको जो फाइनली आंसर मिलेगा 2/3 ma²। तो इस तरह का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए। 34 का हमारा जो करेक्ट आंसर है उसका रहेगा ऑप्शन ए। 35 देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस इज गिवन ऑलरेडी। इनिशियली द बॉडी गेट रेस्ट, मतलब कि इसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 है, इसमें हमें 1200 जूल की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करनी है। एंगुलर एक्सेलरेशन आपको दिया हुआ है 20 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। आपको पता करना है व्हाट मस्ट बी अप्लाइड एक्सिस ऑफ रोटेशन फॉर द ड्यूरेशन ऑफ ब्लैंक सेट। टाइमिंग आपको, तो सिंपली आपको जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी दी हुई है के आर, जिसका फॉर्मूला हम लिखते हैं हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, उससे आपको ओमेगा मिल जाएगा, कितना मिलेगा ओमेगा आपको मिल जाएगा 40 रेडियन पर। सिंप्लीफाई करेंगे इसमें ओमेगा आपका आ जाएगा 40 रेडियन। काइनेमेटिक इक्वेशन आप लगा दीजिए, ई इज इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अल्फा। वैल्यूज पुट करेंगे 40 - 0 40 अपॉन अल्फा की वैल्यू आपको दे रखी है
तो आंसर निकल के आएगा 2 सेकंड, मतलब कि दिस ऑब्जेक्ट जो आपको दिया गया है 2 सेकंड तक रोटेट होगा, उसके बाद उसकी एंगुलर रेडियन बनेगी। ठीक है, या तो उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 1200 जूल। नेक्स्ट 36, if a sphere is rolling, the ratio of its rotational energy to total kinetic, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के आर का टोटल काइनेटिक एनर्जी के टी के रिस्पेक्ट रेशो निकालना है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 + k² अपन के को हम रेडियस ऑफ गायरेज बोलते हैं। सिंपली इसमें आपको आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया पुट करनी है, ओमेगा v/r पुट कर देंगे, और के आपका हो जाएगा k² हो जाएगा आपका 2/5r², और सिंप्लीफाई करने पे आपको आंसर मिलेगा 2/37। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट गिवन एक्सिस इज गिवन। इनिशियली द बॉडी एट रेस्ट मतलब कि ओमेगा नॉट 0 है। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1500 जूल, एन एंगुलर एक्सेलरेशन इज 25 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे भी आपको ड्यूरेशन पता करना, सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है जो हमने देखा 35, राइट। तो उसी तरह से आपको इसका भी सॉल्यूशन करना है। तो इसका सॉल्यूशन करने पे आपको जो आंसर है मिलेगा ऑप्शन बी। ठीक है, 2 सेकंड ही आंसर आएगा इसमें भी, आप ट्राई कर सकते हैं इसी तरह। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। फॉर आइडेंटिकल थिन रॉड्स ईच ऑफ मास m and length L forms square frame, moment of inertia of this frame about axis through center of square and perpendicular to its plane। देखिए ये एग्जाम्पल हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है। यहाँ से पास होने वाली एक्सिस के रिस्पेक्ट में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी, तो हम क्या करते हैं, किसी एक रॉड के सेंटर ऑफ मास में से पास होने वाली एक्सिस के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हैं। ठीक है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के सबसे पहले फर्स्ट रॉड, किसी एक रॉड से रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं किसके रिस्पेक्ट में, सेंटर ऑफ मास की एक्सिस के रिस्पेक्ट में, और बाद फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाती है 4/3 ml। मतलब कि ऑप्शन डी जो है वो हमारा। देखते हैं नंबर 39। इफ एफ इज द फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल हैविंग पोजिशन वेक्टर आर एंड टाउ बी द टॉर्क, देन तो आपको यहाँ से आप जानते हैं कि वेक्टर टाउ इज इक्वल टू होता है वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। तो टाउ जो है वो आर के भी परपेंडिकुलर होगा और एफ के भी परपेंडिकुलर होगा, मतलब कि इसका दोनों के साथ जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या रहेगा, 0। मतलब कि ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। देखते हैं 40। द इंस्टेंटेनियस एंगुलर पोजिशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन, थीटा इज इक्वल टू 2t³ माइनस 60²। इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करने पे ओमेगा आपको मिलेगा 60² माइनस 6t, और एक बार और डिफ्रेंशिएट करने पे अल्फा आपको मिलेगा 12t माइनस। तो आपको पूछा है कि टॉर्क कब जीरो होगा। आप देखो टॉर्क तभी जीरो होगा जब अल्फा जीरो होगा। अल्फा की वैल्यू आप जीरो लगाकर टी फाइंड कर लो, टी आपका निकल गया 0.5, मतलब ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर। 41। When the mass is rotating in plane about fixed point, its angular momentum is directly along। तो एंगुलर मोमेंटम हम जानते क्या होती है, एक्सिस के पैरेलल, मतलब कि जिस एक्सिस के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट रोटेट करे उसके पैरेलल, मतलब कि ऑब्जेक्ट का जो प्लेन होगा उसके परपेंडिकुलर। तो उस तरह से देखा जाए तो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर, लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रोटेशन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। इसमें आपको एक डिस्क दे रखी है और अलग अलग 4 पॉइंट दे रखे हैं, इसमें से किस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैक्सिमम होगी। तो हम जानते हैं कि जो पॉइंट सबसे लास्ट में, मतलब कि सर्कमफेरेंस पे होगा, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैक्सिमम होगी। ऑप्शन ए हमारा जो करेक्ट आंसर, क्योंकि बी के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो मैक्सिमम रहेगी, आप कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है। 43। A uniform sphere of mass 500 gram rolls without slipping on plane horizontal surface with its center moving with speed 5 cm per second, its kinetic energy। रोलिंग का केस है, मतलब कि आपको दोनों एनर्जीज, मतलब कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ऐड करोगे k इज इक्वल टू के टी
प्लस के आर। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, टोटल पूरा फॉर्मूला लिख दें तो प्लस इंटू ब्रैकेट 1 + k² अपॉन, यहाँ पे आपको रिस्पेक्टिव वैल्यूज पुट करनी, मास पुट करना है, वेलोसिटी पुट करनी है। के की जगह k² की जगह जो रेडियस ऑफ गायरेशन है वो पुट करके सिंप्लीफाई करना है, तो आपको आंसर मिलेगा 8.75 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ जूल, मतलब कि ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। 44 में आप देखिए, मास m moves in circle on a smooth horizontal plane with velocity v naught at radius r naught. The mass is attached to string which passes through a smooth hole in the plane as shown. The tension in the string is increased gradually and finally m moves in a circle of radius r naught by 2. The final value of the kinetic energy. तो देखिए यहाँ पे आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई करेंगे, तो आपको स्ट्रिंग के छोटे होने के बाद, टेंशन बढ़ने के बाद जो वेलोसिटी है वो कितनी मिलेगी, 2u। अब जो काइनेटिक एनर्जी है उसका फॉर्मूला लगा k = हाफ mu²। तो आपका जो आंसर है वो निकल के आएगा 2 टाइम्स ऑफ m u0। आपको u0 की जगह v0 ले लेना, मतलब कि ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। देखते हैं 45। सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m and radius r is rotating about its diameter. A solid cylinder of same mass and same radius is also rotating about its geometrical axis with an angular speed twice that of the sphere. The ratio of their kinetic energies of rotation. तो सिंपली आपको सिलेंडर की जो काइनेटिक एनर्जी है उसके रिस्पेक्ट में स्फीयर की काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालना है। दोनों की काइनेटिक एनर्जी का आप रेशियो लेंगे तो हाफ I⍵² का आपको रेशियो निकालना है। दोनों की मोमेंट ऑफ इनर्शिया पुट करनी है और ओमेगा का जो रिलेशन दिया है उस तरह से पुट करके आप देखोगे आपका जो फाइनल आंसर हो क्या आ जाएगा, 1/5, मतलब कि ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।